हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर क्राइम सीन वहां हुए जुर्म की कहानी अपने सीने में छुपाए रखता है। ये कहानी कभी सुराग बयां करती है तो कभी गवाह। पर हाल ही में लखनऊ में हुए इस ट्रिपल मर्डर केस में एक 8 साल के गवाह ने इस भयंकर जुर्म की कहानी को अपने नन्हे से दिल में दफन कर दिया था। पुलिस को बड़ी संवेदनशीलता से उस पर लगा खामोशी का ताला खोलना पड़ा। सामने आया एक खौफनाक हादसा, कहानी एक संगीन जुर्म की, गाथा एक फरार मुजरिम की। सर को तो फोन किया था। क्या बात है प्रसाद, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाए हो? सर जॉब फ्लोर पे 3 लाशें पड़ी हैं। लाश है? किसकी लाश है? सर वो तो पता नहीं है सर, हमने पुलिस को फोन कर दिया है। सर, हमारा नाम इदरीस शेख है, इस फैक्ट्री के मालिक। अभी यहाँ आए तो पता चला कि सर हम प्रशांत अग्रवाल मैनेजर हैं फैक्ट्री के। लाशें सबसे पहले आपने देखी थी? हाँ जी सर, और तुरंत हमने कॉल कर दिया था। प्रसाद, एम्बुलेंस बुलवाओ। सर कहाँ पे है लाश? आइए सर। ये तीनों यहीं काम करते हैं? नहीं सर, हम में से कोई भी इनको जानता नहीं है सर। कितने लोग काम करते हैं? कोई 15 लोग काम करते हैं सर यहाँ, लेकिन सर कोई भी इनको जानता नहीं है। हाँ साहब, हम वर्कर लोगों में से कोई भी नहीं जानता इनको। आप इदरीस साहब? हाँ, हम भी नहीं जानते साहब। कमाल है, फैक्ट्री का मैनेजर नहीं जानता, मालिक नहीं जानता, वर्कर्स नहीं जानते, फिर फैक्ट्री में ये 3 लाशें आई कहाँ से, वो भी रातों रात? फैक्ट्री में कोई वॉचमैन है? हाँ सर। बुलाओ उसे। सर वो तो गायब है। अफजल बेग नाम है उसका, हमेशा वही फैक्ट्री खोलता है। आज सुबह जब सारे वर्कर इकट्ठा हुए तो सर फैक्ट्री का गेट बंद था। और सर वो अपनी बीवी के साथ यहीं रूम में रहता है। आज सुबह जब जाके देखा तो उसके रूम पे ताला था। हमने सोचा उसके रूम पे ताला, फैक्ट्री पे ताला, आखिर माजरा क्या है। तभी सीधे फ़ोन घुमाए मैनेजर साहब को। हेलो, हाँ प्रशांत सर, प्रणाम। सर हम लोग यहाँ 8:45 से इंतज़ार कर रहे हैं, 9:15 होने को आया, लेकिन ये वॉचमैन अफजल बेग का अभी तक कोई पता ही नहीं है। हाँ साहब, वो सिक्योरिटी केबिन पे भी ताला लगा हुआ है और फैक्ट्री का ताला भी बंद है साहब। अरे कमलेश तुम लोग वहीं रुको। अरे डुप्लीकेट चाबी लेके आधे घंटे में आ रहे हैं हम। जी साहब।
अच्छा साहब, आज का पैसा तो हम लोग का नहीं कटेगा ना? अरे पहले बात को तो समझना दो कि बात क्या है, और सारे वर्कर को बोलो कि वही रहे वो। हाँ, अरे हम आ रहे हैं भाई, पहुंच रहे हैं हम। हाँ, अरे अफजल बेग कहाँ गया है? पता नहीं साहब, कुछ पता नहीं। हम लोग तो यहाँ 8:45 से ही इंतजार कर रहे हैं, तो कोई पता नहीं। वो देखिए ना साहब, उसके रूम पे भी ताला लगा हुआ है। अच्छा ये रखे चाबी, बाकी खोलिए आप लोग। चलो चलो, अपना अपना काम करो, चलो 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 चलो। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. खून! मैंने साहब खून! खून! आपको फ़ोन करने के बाद प्रशांत ने तुरंत हमें फ़ोन लगाया और हम पहुंच गए। ये फैक्ट्री का वॉचमैन अफजल बेग कहाँ गया होगा? सर कोई आइडिया नहीं है सर, हम तो हर 2 मिनट उसको फ़ोन लगा रहे हैं सर, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। लेकिन वहाँ तो ताला लगा है ना। अगर डुप्लीकेट चाबी नहीं होगी तो ताला तोड़ना पड़ेगा। फैक्ट्री में 3-3 लाशें मिली हैं अदरी साहब, वो भी रातों रात। एक ताला तो टूट ही सकता है। तिवारी सर। फैक्ट्री अंदर बाहर सब जगह से छान मारो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। यस सर। सर, लगता भाग गया। पहले से प्लानिंग कर रखी होगी। वो किसके साथ रहता था यहाँ? अकेले रहता था? नहीं सर, वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। कब से रहता था यहाँ? सर यही कोई 3 महीना पहले आया था यहाँ काम ढूंढते हुए। ये मुरादाबाद में क्या काम था तुम्हारा? साहब ऐसे ही एक फैक्ट्री में वॉचमैनी करते थे। यहाँ 24 घंटे काम करना पड़ेगा? जी, बताया साहब ने, कर लेंगे। पहली नौकरी क्यों छोड़ी? या निकाले गए थे? नहीं साहब, हमें कौन निकालेगा, हमने ही छोड़ दी। दरअसल शादी हो गई थी और वहाँ पे जनानी लोग के ठहरने का कोई इंतजाम नहीं था, और हमारी बीवी का मायका भी इसी तरफ, लखनऊ तरफ का है। सर हम इसको बोल दिए हैं कि जो कंपाउंड में रूम है उसमें रह लेगा और अपनी बीवी को भी साथ में ला सकता है। ठीक है, तनख्वाह वगैरह का देख लो इसका, और कल से काम में आ सकता है। जी साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसी के कहने पर रखा था आपने उसे यहाँ? कोई रिकमेंडेशन थी? सर बस आप इसे एक संजोग ही समझिए। हमारा जो पहले वाला वॉचमैन था उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और ये अफजल सामने चला आया अचानक से, और अब 3 महीने बाद अचानक से वो गायब हो जाता है, उसकी पत्नी भी। हमें लग रहा है कि वो भाग चुका है। प्रसाद जरा पता करो, इतनी बड़ी फैक्ट्री में 3 लाशें मिलती हैं और फैक्ट्री का वॉचमैन और उसकी पत्नी गायब। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने कुछ ना देखा।
सर सर क्या हुआ तिवारी? सर अंदर एक बच्चा है। बच्चा? हाँ सर, एक 7-8 साल का बच्चा है। मशीनों के पीछे छुपकर बैठा था। हम लोगों की नजर से चूक गया था सर, और काफी डरा हुआ लग रहा है। लखनऊ की एक फैक्ट्री जहां मिली एक अधेड़ उम्र की औरत और 2 जवान लड़कों की लाशें। इन तीनों लाशों को कोई नहीं पहचानता था। पुलिस को अब क्राइम सीन पर एक 8 साल का बच्चा मिल गया था। क्या यह बच्चा इस ट्रिपल मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था? यह बच्चा था कौन? क्या इन तीनों लाशों का राज खुलने जा रहा था? क्या इस केस का क्या, क्यों और कैसे सामने आने वाला था? बेटा, क्या नाम है आपका? देखो बेटा, डरो मत, अपना नाम बताओ। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? सर, लगता काफी गहरे शौक। बेटा, भूख लगी है? कुछ खाओगे? तिवारी, सर, बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। यस। बेटा, और कुछ चाहिए? चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ भी? सर, सच कहें, हमारा दिमाग सुन्न हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी फैक्ट्री से 3-3 लाशें मिल जाएं और वो बच्चा भी? समझ में नहीं आ रहा माजरा क्या है। सर, वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, लगता काफी गहरे सदमे में। शायद ये तीनों मर्डर्स उसके सामने हुए। किसी बच्चे के लिए तो क्या, किसी बड़े को भी शौक में डाल सकते हैं। पता नहीं उस बच्चे ने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सुना होगा। तीनों विक्टिम्स के गले काटे गए हैं और किसी तेज धार वाले हथियार से काटे गए हैं। और ये सिर पर वार, ये कैसे है? इनके सर के आगे से और इन दोनों के सर के पीछे से किसी भारी चीज से अटैक किया गया है। 99% ये अटैक इनके गले काटने से पहले किया गया अटैक है। कब हुई होगी इनकी मौत? तीनों की मौत रात को हुई है। मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं हुए हैं इनके मर्डर्स को। कोई और डिटेल्स? हाँ, इन दोनों मेल्स का खतना हुआ है, मुस्लिम है। थैंक यू डॉक्टर। प्रसाद, पूरी फैक्ट्री को छान मारो, मर्डर वेपन या कोई भी सुराग मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। अफजल ने कहा था वो मुरादाबाद से है, पहले वहीं काम करता था। उसकी बीवी यहीं लखनऊ की है। अंजुम उसकी बीवी का नाम है। एक बार एक वर्कर ने अंजुम और अफजल का फोटो साथ में लिया था, उसने हमें भेजा है, हम आपको भेज रहे हैं। सर, पूरी फैक्ट्री छान मारी, कहीं कुछ नहीं मिला। प्रसाद, हमें मुरादाबाद पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ये अफजल मुरादाबाद का है और उसकी बीवी यहीं लखनऊ की। सर, इस अफजल का सेलफोन लोकेशन स्विच ऑफ होने से पहले फैक्ट्री का लोकेशन दिखा रहा है और फोन कल रात 2:30 बजे स्विच ऑफ हुआ है। ये तीनों मर्डर भी लगभग उसी वक्त हुए हैं। यस सर। अच्छा, अब बच्चा कैसा है अभी? कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है सर, काफी गहरे शौक में। बेटा, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे क्या हुआ था उस दिन? आपने क्या देखा था? अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका बेटा?
परवेश। अब परवेश खाना खाएगा। गुड बॉय। ये बच्चा एक गहरे शौक में है। अभी तक उसने नाम के सिवा कुछ भी नहीं बताया। बच्चे का नाम क्या है डॉक्टर? परवेज। वैसे नाम का बताना एक अच्छा साइन है, वो और भी बहुत कुछ बोलेगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस बच्चे ने कुछ देखा जरूर है। उसकी आंखें बहुत कुछ छुपा रही हैं। आप लोगों को बहुत संभल के अप्रोच करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हेलो बेटा। और ये है ये आपके लिए। हाँ। परवेज बेटा, वो एक औरत और 2 आदमी जो मारे गए हैं, उन्हें आप जानते हैं? बेटा, जो भी है बोल दो, डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ। बेटा, ये अफजल और अंजुम कौन है? कौन है ये अफजल और अंजुम? देखो बेटा, प्लीज हमें बताओ कौन है ये? सर प्लीज, बच्चा डर रहा है। फरहान। परवेज बेटा, ये फरहान उन लोगों में से कोई एक है जो मारे गए, या फिर कोई और? फरहान। कौन है ये फरहान? फरहान ने मारा इन लोगों को? आप जानते हैं फरहान को? फरहान। बेटा बोलो प्लीज, ये फरहान कौन है? हमारे लिए जानना बहुत जरूर। परवेज। सर प्लीज। पानी पीना है आपको? सर, ये फरहान कौन हो सकता है? बस किसी तरह ये पता चल जाए कि ये बच्चा कौन है, सारी कड़ियां अपने आप मिल जाएंगी। प्रसाद, तुम एक काम करो, तीनों विक्टिम्स, बच्चा परवेज, वॉचमैन अफजल और उसकी पत्नी अंजुम, इन सब की तस्वीरों के साथ सभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ डाल दो। जरूर कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा। अजकवाड़ा पुलिस स्टेशन। देखिए साहब, हमको इस झमेले में नहीं फंसना है, लेकिन जो कुछ बोलना है सब बोल देते हैं। कौन बोल रहे हो तुम, और किस बारे में बात करनी? साहब, इस सब किया कराया उस साले फरहान का है। ये तुम 3 मर्डर्स के बारे में बात कर रहे हो क्या? और ये फरहान कौन है? बस साहब, आप खाली उस फरहान कुरैशी को धर लीजिए, सब पता चल जाएगा। और हाँ साहब, ये सब उस अंजुम के कारण हुआ है। फरहान कुरैशी। चलो पूरा नाम तो पता चला, लेकिन ये है कौन? और अंजुम के साथ इसका क्या रिश्ता हो सकता है? सर, हो सकता है वो 3 लोग अंजुम के जानने वाले हों या फिर उस वॉचमैन अफजल के रिश्तेदार हों। हो सकता है प्रसाद कि ये फरहान अंजुम का कोई पहले का बॉयफ्रेंड हो। ये आया, इसने अंजुम के 3 घर वालों का कत्ल किया और शायद वॉचमैन अफजल बेग को भी खत्म करके कहीं फेंक दिया और उसके बाद अंजुम के साथ भाग गया। सर, लेकिन वो बच्चा, वो कौन हो सकता है? अगर वो बच्चा वहां मौजूद था तो फिर उसे क्यों जिंदा छोड़ दिया? ये जानते हुए भी कि बच्चा बोल सकता है, पूरी की पूरी पोल खोल सकता है।
पूरी संभावना थी कि 8 साल का परवेज इस ट्रिपल मर्डर का चश्मदीद गवाह था। यह भी संभावना थी कि वो तीनों पीड़ितों को करीब से जानता था और शायद हत्यारे से भी वाकिफ था। फरहान, यह नाम परवेज के होठों से निकला था और उस अज्ञात कॉलर ने भी यही नाम लिया था। अब ये फरहान कुरैशी कौन था जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा पाता? लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि लाशों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई थी। लखनऊ के इस केस में दिल्ली अभी बहुत दूर थी। हल्का से आराम से हाँ। और निशाने पर नहीं आएगा फिर। चल। हाँ हाँ साहब, हाँ बोलो ना। आपसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं हम। हाँ, और दबा के इधर आइए ना 1 मिनट। बोल कमलेश, क्या बात है? साहब, कुछ दिन पहले ना हमको लक्ष्मण सिंह मिला था। कौन लक्ष्मण सिंह? बहुत साल से जानते हैं साहब उसको। कुछ दिन पहले हमारे साथ चाय पी रहा था तो अचानक पूछने लगा। क्या पूछने लगा? वो अपना वॉचमैन है ना अफजल बेग, उसकी बीवी अंजुम के बारे में। और सब ठीक है ना? और उसकी शादी हुई कि नहीं? सर कमलेश, ये औरत यहीं रहती है? हाँ, वॉचमैन है ना अफजल बेग, उसकी बीवी अंजुम। हाँ, उसका नाम अंजुम है। तुम कैसे जानते हो? हमारे ही गांव की है। साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मण सिंह जो है उसी ने सब कुछ किया हो? ये लक्ष्मण सिंह कैसे जानते हो तुम इसे? साहब, कुछ साल पहले हम एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। ये लक्ष्मण सिंह अभी भी वहीं काम करता है। लक्ष्मण सिंह। जी साहब। क्या हुआ साहब? 3 खून हुए जिसके बारे में शायद तुम कुछ जानते हो। नहीं साहब, हमको कुछ नहीं पता है। अंजुम को जानते हो? फरहान को तो जानते होगे। मुझे पता है उस दिन बरकत मशीन टूल्स में तुमने अंजुम को देखा, तो तुम्हारे ही गांव की। और पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वो आदमी हो जिसने मुझे फरहान के बारे में फ़ोन किया था। हाँ या ना? हाँ साहब, वो फ़ोन हम ही आपको किए थे और फ़ोन पर फरहान और अंजुम का नाम लिए थे। बहुत गरीब आदमी है साहब, किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। मतलब कोई ना कोई झमेला है जरूर। साहब, हमको जो कुछ पता है सब आपको बता देंगे, लेकिन हम पर शक नहीं करिएगा साहब। देख बेटा, शक करना है या नहीं करना है ये काम हमारा है। तो बस जितना जानता है वो हमें बता। साहब, वो अंजुम है ना, वो हमारे गांव की लड़की है। कौन सा गांव? जिंकड़वार, नीकागढ़। लेकिन उसको यहाँ हम एक दिन अचानक लखनऊ में देख लिए थे सड़क पर। साहब, उसके बाद अंजुम हमको 3-4 बार और दिखी। तो जब एक बार हम उसका पीछा किए ना, तब जाकर पता चला कि वो बरकत मशीन वाले फैक्ट्री में रहती है। किसी वॉचमैन से शादी कर ली। लक्ष्मण सिंह, तू अपने गांव की हर लड़की पर इसी तरह से जासूसी करता है क्या? अरे नहीं साहब, वो अंजुम को देखा तो थोड़ा अजीब लगा। कहा कि उसके घर वाले, गांव वाले सब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? साहब, वो अंजुम उस गुंडे फरहान कुरैशी के साथ भाग गई थी। कब की बात है? यही कोई 6 महीना पहले की। और साहब, जब हमको पता चला ना कि अंजुम यहाँ रहती है, तो हम सबसे पहले फ़ोन उसके बाप आबिद चचा को किए। हेलो, आदाबर से आबिद चचा, हम लक्ष्मण बोल रहे हैं। वो श्री राधेश्याम जी का लड़का। हाँ लक्ष्मण बेटा, बताओ कैसे याद किया? चचा, आपकी अंजुम यहाँ लखनऊ में है। क्या? कहाँ? पता मालूम है? यहाँ वो बरकत मशीन नाम का फैक्ट्री है, उसी के दरबान से शादी कर ली है। और कोई अफजल बेग नाम का आदमी है। शादी कर ली? वॉचमैन के साथ? क्या नाम बताया तुमने उस शख्स का? अफजल बेग चचा। तो उस फरहान कुरैशी का क्या हुआ? 6 महीना पहले अंजुम हमारे इलाके का गुंडा फरहान कुरैशी के साथ भाग गई थी। बड़ा बवाल हुआ था, बेहाल हो गए थे उसके घर वाले उसको ढूंढ ढूंढ के। यहाँ बरकत मशीन टूल्स में हमें 3 लाशें मिली थी लक्ष्मण। इस अंजुम को उसके घर वाले ढूंढ रहे थे। क्या ये लाशें भी उसके घर वालों की थी? तुम जानते हो उन्हें? अखबार में तुमने उनकी तस्वीरें देखी थी? साहब, हमको किसी झमेले में नहीं पड़ना है साहब। बेटा,
अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। औरत अंजुम की अम्मी है, माहिरा चाची। वो दोनों उन्हीं के लड़के हैं, हमाद और ताहिर, अंजुम के बड़े भाई। हमें इन लाशों के साथ एक बच्चा मिला है, जिंदा। परवेज? हाँ, परवेज सदमे में अभी कुछ बोल नहीं रहा है। साहब, वो भी उन्हीं दोनों का लड़का है, सबसे छोटा, अंजुम का सबसे छोटा भाई। इसे पहचानते हो? ये कौन है साहब? अफजल बेग, फैक्ट्री का वॉचमैन, अंजुम का पति। इसको हम नहीं जानते हैं साहब। अंजुम तो उस फरहान कुरैशी के साथ भागी थी। फरहान का कोई फोटो है तुम्हारे पास? या उसका हुलिया बता सकते हो हमारे स्केच आर्टिस्ट को? साहब, हम फरहान को कभी देखे नहीं हैं। वो तो जब छुट्टी में घर गए थे ना, वहीं पर पता चला कि अंजुम फरहान के साथ भाग गई। तो गांव में ही कई बार नाम सुने, लेकिन हम उसको कभी देखे नहीं हैं। अंजुम के पिता आबिद का एड्रेस दो, उनका फ़ोन नंबर। जी साहब। विक्टिम माहिरा अली अंजुम की मां थी और विक्टिम्स हमाद और ताहिर उसके बड़े भाई। अंजुम का सबसे छोटा भाई 8 साल का परवेज इस हत्याकांड में जिंदा बच गया था और ये अपने आप में एक राज की बात थी कि परवेज को क्यों छोड़ दिया गया। अब कहानी ये सुनने में आ रही थी कि अंजुम फरहान कुरैशी नाम के किसी हिस्ट्री शीटर के साथ भाग गई थी। ये समझा जा रहा था कि ये ट्रिपल मर्डर फरहान नहीं किए हैं, लेकिन फैक्ट्री वालों के मुताबिक अंजुम फैक्ट्री के वॉचमैन अफजल बेग की बीवी थी और उन दोनों का घर फैक्ट्री के कंपाउंड में ही था। केस अब एक निश्चित रास्ते पर तो चल पड़ा था, लेकिन उस रास्ते पर कंफ्यूजन की धुंध अभी जमी हुई थी। क्या बात है साहब? आप अंजुम के अब्बा हैं? जी। हमारी बेटी की कोई खबर? आपकी पत्नी माहिरा और 3 लड़के हमाद, ताहिर, परवेज इस वक्त कहाँ हैं? वो सब लोग लखनऊ गए हैं हमारी बेटी अंजुम को लिवाने के लिए। क्यों? क्यों क्या का मतलब है साहब? हमारी बिटिया यहाँ से भाग कर गई थी उस कमीने फरहान कुरैशी के साथ, और अब हम सुन रहे हैं कि वहां पर किसी अफजल बेग की बेगम बनी घूम रही है। हम चाहते तो कसम से हाथ उठ जाता, इसलिए माहिरा को भेजा है। माहिरा की बात कभी नहीं टालती, वो बहुत इज्जत करती है अपनी अम्मी की। क्या बात है साहब? सब खैरियत तो है? हद कर दी आपने। जब हम आपके साथ चल ही रहे हैं तो आप बतलाते क्यों नहीं कि बात क्या है? बुरी खबर है आबिद साहब। क्या? हमारी अंजुम तो ठीक है ना साहब? आपकी बेटी का हमें पता नहीं, पर आपकी बीवी और आपके 2 लड़के ताहिर और हमाद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या 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 बोल रहे साहब आप? ये क्या बोल रहे साहब आप? भाभी साहब, संभालिए अपने आप को, आपका छोटा बेटा जिंदा है। परवेज, परवेज, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चे, कैसे हुआ? बोल बेटा, कैसे हुआ? कुछ तो बोल।
बोल मेरे बच्चे। हाँ तिवारी बोलो। सर उस बदमाश फरहान कुरैशी की केस हिस्ट्री मिली है सर। क्या हिस्ट्री है? सर ये फरहान खुरीनाथ निगाहगढ़ का रहने वाला था। वहाँ उसने 10 साल पहले एक मर्डर किया था जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। किसका मर्डर किया था इसने? अपनी बीवी नाजिया का सर। तिवारी इस फरहान की पूरी फाइल मंगवाओ निगाहगढ़ पुलिस थाने से। सर प्रसाद क्या खबर है? फरहान की फाइल आ रही है सर। अपनी बीवी के मर्डर का चार्ज था इस पे। पैरोल पे बाहर आया और फिर फरार हो गया। पता नहीं इस अंजुम ने इस फरहान में ऐसा क्या देखा जो इसके साथ भाग गई और फिर उस अफजल बेग से शादी कर ली। सर इन सब में बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये क्या कर गई अंजुम? तू ये क्या कर गई? उसकी वजह से उसकी अम्मी और उसके दोनों भाई मारे गए। और ये देखो जीते जी मार गई अपने छोटे को। अभी साहब अब ये अफजल बेग को जानते हैं क्या? नाम सुना है साहब। हमारे गांव के लक्ष्मण ने हमें बताया था। उसी ने सबसे पहले हमें फोन करके ये इत्तला दी थी कि आपकी अंजुम किसी अफजल बेग के साथ रह रही है। क्या माजरा है साहब? भागी फरहान के साथ और शादी अफजल बेग के साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, कुछ समझ में। हो सकता है ये अंजुम इस हिस्ट्री शीटर फरहान के साथ भागी और उसने उसे यहाँ छोड़ दिया और ये वापस ना जाना चाहता। और फिर ये मिली इस वॉचमैन अफजल बेग के साथ और दोनों ने शादी कर ली। और फरहान एक दिन वापस आया और गुस्से में मार दिया दोनों को। ऐसा लगता तो नहीं है। फरहान का ठीक उसी वक्त वापस लौटना जब अंजुम अपनी माँ और 3 भाइयों के साथ थी। फिर उसने सबको खत्म कर दिया। सर इस बात का खुलासा या तो परवेज कर सकता है या फिर खुद अंजुम या फिर ये अफजल बेग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फरहान ने अंजुम और अफजल को ठिकाने लगा दिया हो? सर ये फरहान अंजुम के गांव का आदमी है। भले ही लक्ष्मण सिंह इसके बारे में कम जानता हूँ पर शायद ये आबिद कुछ जानता हो। पहले बेचारे को अपनी तकदीर से सवाल जवाब करने दो प्रसाद। बेचारे ने अपनों को खोया, उसे अपने दर्द को दफन करने दो, उसके बाद बात करते हैं उससे। मेरे बच्चे, मेरी जान, कुछ तो याद कर मेरे बच्चे। किसने मारा तेरी अम्मी और दोनों भाइयों को? कुछ तो याद कर बेटा। तू जानता है बेटा? बच्चे कुछ बोलना बेटा। अरे बोलना। फरहान। हेलो, कौन बोल रहा है? सलीम साहब, जितनी जल्दी हो सके अपने बेगम और बच्चों को लेके खुरीनाथ गांव छोड़ दो। भाई ये नसीहत देने वाले तुम हो कौन? क्यों छोड़े हम गांव? क्योंकि लखनऊ की पुलिस बहुत जल्दी आपकी दहलीज पे होगी और फिर बुरा होगा। फरहान ने फिर कोई कांड किया है क्या? किया है ना, बहुत बड़ा कांड किया है। सारी पुलिस आपके फरहान को ढूंढ रही है।
जल्दी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ वहां से। हेलो 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 कौन? क्या हुआ जी? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? फरहान ने फिर से कोई कांड किया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर से? कहीं उसने अपनी पहली बीवी नाजिया की तरह अंजुम को भी तो नहीं मार डाला? बरकत मशीन टूल्स के वॉचमैन अफजल बेग ने हिस्ट्री शीटर फरहान कुरैशी के माता पिता को पुलिस से बचने की चेतावनी क्यों दी थी? इस सारे कांड की जड़ अंजुम इस वक्त कहां थी और किस हाल में थी? क्या जो दिख रहा था उसके पीछे कोई अनदेखा षड्यंत्र काम कर रहा था? कोई एक ऐसी पहेली जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया था? अंजुम फरहान कुरैशी के साथ अपने छोटे से गांव से भागकर बड़े शहर लखनऊ आई थी, लेकिन हत्या के वक्त वो अफजल बेग की बीवी थी। इसलिए इस वक्त शक की सभी सुइयां फरहान कुरैशी पर टिकी थी, जो कि ऑलरेडी अपनी पहली पत्नी का कत्ल कर चुका था। पर सवाल यह था कि फरहान कुरैशी इस वक्त था कहां? वर्तमान में एक ट्रिपल मर्डर, अतीत में एक और मर्डर, एक भागा हुआ कैदी और एक खौफ से खामोश 8 साल का चश्मदीद गवाह, ये सभी इस केस की हाइलाइट्स थी। लेकिन क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस केस की सबसे बड़ी हाइलाइट पर रोशनी डाल पाई थी? क्या कोई ऐसा सुराग पकड़ पाई थी जो इस केस की कड़ियों को तुरंत जोड़ सकता था? फोन क्यों नहीं उठा रही? कोमल भी फोन नहीं उठा रही। सब लोग सो गए या अब तक घर ही नहीं लौटे? सोनाक्षी, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ। हेलो मुकुल भैया, कैसे हो? सोनाक्षी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माँ और कोमल को क्या हुआ है? कल रात से दोनों को फोन कर रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। पर मेरी तो कल शाम को ही बात हुई है उनसे। अरे वो कोमल की शादी की तैयारियां चल रही है ना, खूब जोरों शोरों से शॉपिंग चल रही है, थक गए होंगे इसलिए नहीं उठाया होगा। पर मैं जा रही हूँ ना आज, मैं जाकर बात करवाती हूँ आपकी। ठीक है,
अच्छा सुनो, लेकिन तुम याद से बात करवाना। पक्का बात करवाऊंगी भाई। क्या कह रहा था साला? क्या? मेरा मतलब है क्या कह रहे थे हमारे साले साहब? अरे वो भैया कल से फ़ोन कर रहे हैं घर पे, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, टेंशन में आ गए। साले की एक बात तो माननी पड़ेगी, प्यार बहुत करता है तुम लोगों से। सही कहा आपने। और पता है भैया सिर्फ 1 साल बड़े हैं मुझसे, लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद उन्होंने कोमल या मुझे कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। सारी जिम्मेदारियां खुद ही संभाल ली। लो, आपने फिर बातों में लगा लिया ना मुझे। अच्छा मैं लगा देता हूँ बातों में। अच्छा सुनो, मैं आपके साथ चलती हूँ, आगे जाकर बस ले लूँगी। लेकिन जल्दी करो, मैं लेट नहीं हो सकता, प्लीज 5 मिनट प्लीज जल्दी 5 करना। मिनट। हाँ हाँ हाँ। मुंबई में रह रहा मुकुल राजावत चिंतित था। उसे किन्नारगंज में रह रही अपनी मां शांति और सबसे छोटी बहन कोमल की फिक्र हो रही थी। मुकुल की शादीशुदा बहन सोनाक्षी ने उसे यह कहकर तसल्ली दी कि वो तुरंत अपनी मां के घर जाकर उनसे मिलने वाली है। क्या पिछली रात कुछ हुआ था, कुछ भयानक, जो इस पूरे परिवार को एक सदमा देने वाला था? माँ, माँ, कोमल, माँ, कोमल, माँ, कोमल, माँ, कोमल, कोमल मेरी साली थी, मेरी वाइफ सोनाक्षी की छोटी बहन। इनकी माँ की लाश कहाँ है? वो उन्हीं के कमरे में है। शांति राजावत नाम था इनका। इनके अलावा इस घर में और कौन रहता है? बस यही दोनों रहते थे। कोमल और मेरी वाइफ सोनाक्षी का एक बड़ा भाई है मुकुल, वो मुंबई में जॉब करता है, अभी निकल चुका है, फ्लाइट में होगा। सुबह मुकुल का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि कल रात से यहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसे काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने सोनाक्षी से कहा था घर जाके दिखाने के लिए। सर, लॉकर में कुछ भी नहीं है। आपको कुछ अंदाजा है क्या क्या चोरी हुआ? सर मुझे ठीक से तो कुछ पता नहीं, लेकिन सोनाक्षी बता रही थी कि कल ही कोमल की शादी की शॉपिंग हुई थी। मुकुल ने यही कोई 2-3 लाख रुपए भेजे थे शॉपिंग के लिए। सोनाक्षी, सोनाक्षी बेटा, ये सब कैसे हो गया? सर, दोनों बॉडीज पर गहरे घाव के निशान हैं। चाकू या किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। योग हो सकता है कोमल
यहाँ पर कातिल का नाम लिखना चाहती हो। इसका नाम शायद योग से शुरू होता होगा, योगी, योगराज, योगेंद्र या ऐसा कुछ भी। आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका नाम योग से शुरू होता हो और उसका इस घर में आना जाना हो? जी नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन हो सकता है मेरी वाइफ सोनाक्षी जानती हो। जीजा जी, ये सब कैसे हो गया? जी दीवार पर खून से लिखा गया था योग। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले कोमल कातिल का नाम लिखने की कोशिश कर रही थी। पुलिस घर के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन जिस सदस्य ने यह भयानक मंजर सबसे पहले देखा था वो अभी तक उसी सदमे में था। सोनाक्षी जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन असली कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि यह सब क्यों हुआ। क्या आप लोगों का किसी से कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी? क्या लगता है आपको कौन हो सकता है जिसने आपकी माँ और बहन का जिस खून से दीवार पर योग लिखा गया है उस खून का ब्लड ग्रुप आपकी बहन कोमल के ब्लड ग्रुप से मैच होता है, तो पूरे चांसेस हैं कि जिसने भी ये किया है उसका नाम योग से शुरू होता है। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जिसका नाम योग से शुरू होता, जो आपके घर में आता जाता? कोई भी, कोई रिश्तेदार? कोमल, कोमल कहाँ है? देखिए, अभी आप लाश को छू नहीं सकते, जांच चल रही है। चलिए। माँ, कल रात से ही घबराहट हो रही थी मुझे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि माँ ने मेरा फोन नहीं उठाया हो। रोज बात होती थी मेरी माँ से। कैसे हुआ ये सब सर? हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका नाम योग से शुरू होता हो? जी नहीं सर। योग? हाँ, योगेश, योगेश नाम था उसका। उसका नाम योगेश था। वो योगेश हो सकता है। योगेश। हमें तुमसे कोई काम नहीं करवाना, अभी के अभी जाओ यहाँ से। हुआ क्या है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? पूछते हुए शर्म नहीं आती? एक तो मेरी बेटी को घूर घूर के देखते हो और ऊपर से पूछते हो किया क्या? ये आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं अपना काम कर रहा था। कोई गलतफहमी हुई है आपको? माँ ये झूठ बोल रहा है। रोज मुझे घूर घूर कर देखता है और जब मैं बाथरूम में ना आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा ये देख रहा था। आपको लगा आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया? कोई गलतफहमी हुई है आप? देखो, हमें तुमसे कोई काम नहीं करवाना। बिना कोई तमाशा किए हुए जाओ यहाँ से, वरना पुलिस बुलाऊंगी। योगेश इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। हाँ योगेश सर, मैं ही तो लाया था उसे यहाँ पर। तुम लाए थे उसे? जी सर, वो 6 महीने पुरानी बात है, इसलिए ध्यान से निकल गई। तब यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था। मुकुल भैया चाहते थे कि कोमल की शादी से पहले घर एकदम नया जैसा हो जाए, तो शांति चाची ने मुझे कहा था इलेक्ट्रिशियन को लाने को। तुम कब से जानते थे उसे? जानता नहीं था, वो नाके पर जो दिहाड़ी कारीगर खड़े रहते हैं वहीं से लाया था। सर अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, बाकी
मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन सभी तरह के कारीगर यहीं जमा होते हैं। और यहीं मिला था योगेश मुझे। अरे भाई साहब, मुझे बिजली का काम करवाना है। अरे मैं तो मिस्त्री। हाँ, वो सफ़ेद कमीज वाला लड़का खड़ा ना, योगेश, वो बिजली का काम करता है। ठीक है, थैंक यू। अभी तो साहब कोई कारीगर नहीं मिलेगा। सब सुबह 7-8 बजे आते हैं, चाय बीड़ी पी के फिर काम पे चले जाते हैं। योगेश नाम के कारीगर को जानते हो? इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। हाँ सर। वो आज आया था? आज तो नहीं आया साहब, वो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। घर मालूम है उसका? कोई एड्रेस वगैरह? ये तो नहीं पता साहब। कोई यार दोस्त जिससे उसके बारे में पता चल सके? साहब आप कल सुबह आओ तो सारे कारीगर यहीं मिलेंगे, हो सकता है उनमें से किसी को पता हो। दीवार पर खून से लिखे गए 2 अक्षरों से शुरू हुई तलाश एक नाम तक पहुंच गई थी, योगेश। योगेश पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और उसे कोमल पर बुरी नजर डालने की वजह से काम से निकाल दिया गया था। लेकिन योगेश अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। दोनों बॉडीज पे किसी तेज धार वाले हथियार से घाव हुए हैं, किसी स्ट्रगल के निशान नहीं है। अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि दोनों कत्ल एक ही आदमी ने किए। लेकिन अगर ये दोनों कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं, तो जब वो एक विक्टिम पर हमला कर रहा था तो दूसरे विक्टिम ने बचने की या भागने की कोशिश तो की होगी। जैसा कि आपने बताया कि माँ की लाश बिस्तर पर पड़ी मिली, हो सकता है कि खून के वक्त वो गहरी नींद में हो और उसे पता ही ना चला हो जब उसकी बेटी पर हमला हुआ हो। क्या कोमल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ? अभी ये बता पाना मुश्किल है, उसके लिए डिटेल्ड पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। कोमल की शादी होने वाली थी और उसके भाई ने शादी के लिए 3 लाख रुपए भेजे थे। चोरी हुई है और 2 मर्डर हुए। मुझे लगता है ये चोरी हमें गुमराह करने के लिए की गई है। जिससे कोमल की शादी होने वाली थी, उसका नाम क्या है? सर अमित नाम है उसका। अमित? कहीं इसी का कोई चक्कर तो नहीं? मुकुल भैया, ये योगेश कौन था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आप कह रहे हैं आपने कल रात घर पे कई बार फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, जबकि कल रात ही मेरी कोमल से बात हुई थी। हाँ मैडम जी, कल कहाँ चलना है? कहाँ चलना है मतलब? कल मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे चलो ना, क्यों इतना भाव खाती हो? अमित, अगर माँ को पता चल गया ना तो दोनों को डांट पड़ेगी, तुम्हें भी और मुझे भी। भाई तो परमिशन ले लेंगे। कोई चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, अपनी मंगेतर के साथ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन कल नहीं परसों मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि कल दीदी आ रही है। ठीक है मैडम जी, परसों ही चलते हैं। अच्छा कोमल, एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। क्या? वो बात ये है, आई लव यू कोमल। पता है, अब सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। अब अरे मेरी भी बात हुई थी माँ से, कह रही थी कि मुकुल ने सारी जिम्मेदारियां तो संभाल ली, अब बस अपना घर भी बसा ले। सर, कोमल की आखिरी बात अपने मंगेतर अमित से हुई थी 9:30 बजे। अमित का भी यही कहना है। एक इलेक्ट्रिशियन जिसे काम से निकाला गया हो, कोई इसे अपने घर में क्यों घुसने देगा, वो भी आधी रात को? और अगर योगेश जबरदस्ती घुसा होगा तो उसकी जबरदस्ती के निशान होने चाहिए एंट्रेंस पर। चोरी हुई है, 2 मर्डर हुए हैं बेरहमी के साथ, कोई निशान नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। ऐसी क्या कारीगरी की होगी इस कारीगर ने? साहब 2 दिन से ताला लगा हुआ है, वैसे भी रात को वो देर से आता है, सुबह जल्दी चला जाता है, ज़्यादा बात भी नहीं करता किसी से। नहीं साहब, आज भी नहीं आया, हो सकता है गांव चला गया हो। चाचा, एक चाय देना। हाँ। अरे भाई विक्रम, तुमने योगेश को देखा है क्या? वो कौन जो बिजली का काम करता है? हाँ वही, देखा तुमने उसे? हाँ साहब, बस इतना पता है कि कुछ दिन पहले उसको कोई बड़ा काम मिल गया था। उस दिन हमने उसको एक मोटरसाइकिल वाले से बात करते हुए देखा था साहब। भाई इतने में नहीं मिलेगा, आप एक काम करो, 100 कम दे देना, वैसे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन काम जल्दी हो जाना चाहिए। काम फटाफट होएगा। हाँ तो चल बैठ जा साहब, तभी आखिरी बार देखा था मैंने।
सर 2 दिन तक हमने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक कर ली, लेकिन कहीं पर भी फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? मुकुल का कहना है कि उसने अपनी बहन कोमल की शादी के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। वो 3 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। इतनी बड़ी चोरी हुई है, 2 कत्ल हुए हैं, वो भी इतनी बेरहमी से, और कोई निशान नहीं। सर इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खूनी जबरदस्ती घर में नहीं घुसा। या तो घर का कोई दरवाजा खुला रह गया होगा, या फिर घर के किसी मेंबर ने उन्हें घर में लिया होगा। कोई जबरदस्ती नहीं घुसा। अगर ये दोनों कत्ल योगेश ने किए हैं, तो वो आदमी जिसकी कोमल पर बुरी नीयत थी, जो उसे परेशान करता था, तो उसे घर में दोबारा क्यों दाखिल होने दें? सर हो सकता है योगेश ने डुप्लीकेट चाबियां बनवाई अपने किसी कारीगर दोस्त की मदद से। या हो सकता है घर के ही किसी मेंबर ने उसे घर में दाखिल होने में मदद की हो। योगेश के हाथ लगने तक कोमल की फैमिली का बैकग्राउंड भी चेक करो। हो सकता है कोई फैमिली मैटर ही इस कत्ल की वजह रही। ओके सर। सतह पर जो दिखाई दे रहा था, क्या वही सच था, या फिर कुछ और गहरी परतें खुलनी अभी बाकी थी? क्या घर के अंदर ही कोई मनमुटाव था? और अगर था, तो ऐसा भी क्या मनमुटाव जिसकी वजह से 2 हत्याएं हो गई? सबसे बड़ा सवाल यह था कि दोनों में से एक भी विक्टिम ने अपने आप को बचाने या मदद मांगने की कोशिश क्यों नहीं की थी? साहब, अमित के बारे में पता लगाया, सीधा लड़का है, कभी किसी लफड़े में नाम नहीं है उसका। और ये कोमल, इसका अमित से पहले किसी दूसरे लड़के के साथ कुछ रिश्ता या अफेयर वगैरह कुछ? नहीं साहब, उसको पहले कभी किसी दूसरे लड़के के साथ में नहीं देखा गया है, और उसके घर पर भी उसके रिश्तेदारों के अलावा किसी और का आना जाना नहीं है। योगेश का कुछ पता चला? नहीं साहब, लेकिन लड़कों को काम पे लगा दिया है। शहर के बाहर भी गया होगा ना, तो भी अपने लड़के उसे ढूंढ निकालेंगे। तुम्हारा क्या रिश्ता है कोमल की फैमिली से? मैं उनका चचेरा भाई हूँ। उनका आपस में रिश्ता कैसा? सर शांति चाची और उनके तीनों बच्चे आपस में बहुत घुल मिल के रहते थे। हरप्रीत चाचा के गुजरने के बाद मुकुल भाई ने बहुत अच्छे से घर की जिम्मेदारी को संभाला। सोनाक्षी दी की भी खूब धूमधाम से शादी की। सोनाक्षी, पवन या मुकुल, तुम्हें क्या लगता है इन तीनों में से ये कत्ल किसने किए होंगे? नहीं सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सोचना पड़ता है सोनू, सोचना पड़ता है। कत्ल की सुबह मुकुल अपनी बहन सोनाक्षी को फोन करके कहता है कि माँ फोन नहीं उठा रही, उसे फिक्र हो रही है, जरा जाकर देखो। और माँ और बहन की मौत की खबर मिलते ही वो 3 घंटे के अंदर अंदर खुद भी यहाँ आ जाता है। टिकट मिलने में कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हें नहीं लगता ये सब मुकुल ने? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मुकुल भी ऐसा क्यों करेंगे? यही तो पता लगाना है। ये कौन सा तरीका है इन्वेस्टिगेशन का सर? मेरी माँ और बहन की जान गई है और आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं? आपको यही जानना है ना कि मेरी फ्लाइट की टिकट पहले से क्यों बुक थी? तो सुनिए, क्योंकि मैं बहुत डर गया था। पिछले 3 साल से अपनी फैमिली से दूर मुंबई में रह रहा हूं मैं, अकेले। तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने माँ से फोन पर बात ना की हो। उस दिन जब मेरे इतने सारे कॉल्स के बाद भी माँ ने फोन नहीं उठाया, तो बहुत डर गया था मैं। तो मतलब आपको पहले से अंदेशा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ? पर जैसा हुआ है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि शायद माँ की तबीयत बिगड़ गई होगी, इसलिए वो मेरा फोन। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे फिक्र थी उनकी। आपके जीजा और बहन को भी उनकी उतनी ही फिक्र थी? क्या मतलब है आपका? आपके बहनोई का उनके साथ कैसा रिश्ता था? ये क्या कह रहे हैं सर आप? पवन मेरी बहन का पति है। 2 साल पहले उनकी शादी हुई है सर। तब से वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन के रह रहा है, पर आप ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो उस पर। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मेरी गैर मौजूदगी में घर में किसी आदमी की जरूरत हो तो मैं सिर्फ पवन पर भरोसा कर सकता हूँ। 1 महीने बाद शादी होने वाली थी कोमल की। क्यों हुआ ये सब? सोनाक्षी, कौन सोच सकता था ऐसा कुछ होगा? मैं नहीं मानती। कोई किसी का इतनी बेरहमी से खून कर दे सिर्फ पैसों के लिए। जरूर कोई और वजह होगी।
साहब नमस्ते। बोला था ना शहर के बाहर होगा तो भी ढूंढ निकालेंगे। आपका योगेश मिल गया साहब? हाँ, यहीं सांझी गांव के पास एक कोठी है, वहीं पे काम पे लगा है। योगेश। हाँ साहब। लेके आओ। साहब मुझे क्यों पकड़ रहे हो साहब? साहब 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 मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं एक मामूली सा कारीगर हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब कौन कोमल रजावत? साहब मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता साहब। ठीक, मैं याद दिला देता हूँ। 6 महीने पहले तो एक घर में इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए गया था। तेरा ध्यान काम पर कम उस घर की लड़की पर ज्यादा था, इसलिए उस लड़की की माँ ने तुझे धक्के देकर घर से निकाला था। किनारगंज, कोठी नंबर 5 साहब, 5 याद आ गया साहब। याद आया? अब बोल, माँ बेटी को क्यों मारा? साहब ये आप क्या कह रहे हैं साहब? साहब अब याद आया मैंने क्या कहा? घर से निकाले जाने के बाद भी तुमने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा। तू उसे फोन करके परेशान करता रहता था। अब याद आया? साहब याद आ गया साहब। साहब साहब मैं एक दिहाड़ी मजदूर हूँ साहब, दिन भर रोजी रोटी के लिए घूमता फिरता रहता हूँ साहब। साहब मैं किसी का खून कैसे करूँगा साहब? साहब मैं मानता हूँ कि मेरा उन माँ बेटी से झगड़ा हुआ था साहब। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि मैं उनकी बेटी को छिप छिप के देखता हूँ, लेकिन साहब ये सच नहीं है। तब तो ये भी सच नहीं होगा कि तू उन्हें फ़ोन करके परेशान करता था? साहब मैंने फ़ोन करता था, लेकिन परेशान करने के लिए नहीं, अपने पैसे मांगने के लिए। नई कहानी सुना रहा है? साहब मैंने 3 दिन वहाँ पर काम किया था, 900 रुपये बनते थे। ये रकम मेरे लिए छोटी नहीं है, लेकिन साहब उन्होंने पैसे ही नहीं दिए, उल्टा पुलिस में मेरी शिकायत कर दी। पुलिस वालों ने सर 2 दिन मुझे हवालात में भी रखा था। साहब आप बताओ साहब, जब मैं अपने पैसे ही वसूल नहीं कर पाया तो साहब मैं कैसे किसी का खून करूँगा साहब? यस डॉक्टर। बॉडी की डिटेल पोस्टमार्टम हो चुकी है। जब हमला हुआ तो विक्टिम ने शोर क्यों नहीं मचाया पता चल गया है। क्या वजह थी? शांति रजावत की बॉडी में नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले हैं। नींद की गोलियां? और उनकी बेटी कोमल की बॉडी से? नहीं, कोमल की बॉडी से स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस नहीं मिले। और सेक्सुअल असॉल्ट? जी नहीं, कोमल के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कोमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक हैरान कर देने वाली बात जरूर सामने आई है। क्या? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब उस दिन के बाद मैंने उस घर की तरफ नजर तक नहीं घुमाई साहब। कुछ दिन यहाँ रहेगा ना, सब उगल देगा। नींद की गोलियां? जी नहीं सर, मेरी माँ तो डायबिटिक थी, उसी की दवाइयाँ लेती थी वो। उन्हें नींद की तो कोई प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। नींद की गोली? लेकिन भैया अगर ऐसी बात होती तो माँ मुझे जरूर बताती। शांति जी नींद की गोलियां खाती थी, इस बात की खबर ना तो मुकुल को थी और ना ही सोनाक्षी को। सर, कोमल की बॉडी में नींद की गोलियां नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ के सोने के बाद उसने ही किसी के लिए दरवाजा खोला? कहीं कोमल भी इस सब में शामिल तो नहीं थी और बाद में उसके साथ धोखा हुआ? वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी, उसके लिए अपनी माँ को डायबिटीज़ की बजाय नींद की गोलियां खिलाना मुश्किल नहीं था। अगर इस थ्योरी पर चले तो किलर कोमल का कोई दोस्त हो सकता है या कोई पुराना आशिक। सर कृपया हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक कीजिए सर, बड़े काम की खबर मिलेगी। पहले ही आपको सब कुछ बता चुका हूँ, अब और क्या जानना है? आज प्रार्थना रखी गई है चाची और कोमल के लिए और आप मुझे यहाँ ले आए। फिक्र मत करो, उनकी आत्मा को बहुत जल्द शांति मिलेगी। ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तुम भी तो यही चाहते हो ना? जी सर।
शांतो शांति अंतरिक्ष शांति आपा शांति रोगदया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रे। सोनू, कोमल का सगाई से पहले किसी के साथ अफेयर था, तुम्हें ये बात पता थी? नहीं सर, मेरा मतलब मुझे नहीं पता सर। सगाई के बाद भी कोमल का ये अफेयर चलता रहा। उसने अपने इस रिलेशनशिप को बरकरार रखा। सर ये क्या कह रहे हैं आप? और जहां तक मेरा अंदाजा है, उस रात कोमल के घर में वही आदमी घुसा था। दोनों मिले और दोनों ने साथ मिलकर रात बिताई। कोमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक हैरान कर देने वाली बात जरूर सामने आई है। क्या? उस रात कोमल किसी के साथ फिजिकली क्लोज जरूर हुई थी। सेक्सुअल एक्टिविटी के निशान है, जबरदस्ती के नहीं, अपनी मर्जी के। पूरे घर वालों को ये बात पता थी, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। सर ऐसा नहीं हो सकता सर। तुम्हें भी तो पता था, तुमने भी हमें कहाँ बताया? तो मुझे नाटक मत करो। कोमल का जिस लड़के के साथ अफेयर था वो तुम हो, उसके जिसके साथ फिजिकल रिलेशन थे वो तुम हो, उस रात कोमल के घर में जो घुसा था वो तुम हो, कोमल और उसकी माँ का जिसने कत्ल किया है वो तुम हो, कातिल तुम। नहीं सर, मैंने कुछ सच नहीं। जिसे तुम फंसाना चाहते थे ना, उसी ने तुम्हारी पोल खोल दी, योगेश ने। साहब मुझे बड़े साहब से कुछ बात करनी है, मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आ गई अकल ठिकाने? चल अब सीधा सीधा बोल दे कि तू घर में दाखिल कैसे हुआ। साहब ये सच है कि मैं उसे छुप छुप के देखता था साहब, वो मुझे पसंद आने लगी थी साहब। और वो तुझे पसंद नहीं करती थी, उसने तुझे जलील किया था। अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही तूने उसे मार डाला। नहीं साहब मैं तो बेकार में फंस गया, मेरी मत मारी गई थी, मुझे लगा वो मेरे साथ आने को तैयार हो जाएगी। श्रीमान, आपके मन में ये उत्तम विचार क्यों आए? सब अपनी माँ के पीछे वो एक लड़के से रोज मिलती थी, और उस लड़के का तो उस घर में रोज का आना जाना था। कौन था वो लड़का? साहब सोनू। अरे सोनू, कैसे हो? बस मजे में। चाची नहीं है? नहीं, माँ तो बाजार गई है, आने में देर हो जाएगी। ठीक है, तो अब आया हूँ तो चाची से मिलके ही जाऊंगा। आओ। साहब 3 दिन काम किया था मैंने वहाँ पर, और तीनों दिन देखा था दोनों को एक साथ बिस्तर में। साहब सोनू मुझे वहाँ लेकर गया था, और साहब उसे ये भी पता था कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था और पुलिस में दे दिया गया था। साहब उसी ने मुझे फंसाया होगा और उसी ने ये सब किया होगा। सर 1 नंबर का झूठा है वो। आप उसकी बात का यकीन कैसे कर सकते हैं? यकीन तो मुझे इस बात पर भी नहीं आ रहा कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। 2 महीने पहले सर्व कृपा हॉस्पिटल में एडमिट थे ना तुम? इसी हाथ की नस काटी थी ना? तुम कोमल से रिश्ता बनाए रखना चाहते थे, जबकि वो अमित से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। यही बात खटक रही थी ना तुम कोमल से रिश्ता बनाए रखना चाहते थे, जबकि वो अमित से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। यही बात खटक रही थी ना बहुत हो गया ऐसे छुप छुप के मिलना। अब इससे पहले तेरे घर वाले तेरी शादी को अमित से करवा दें। हमें ना बता देना चाहिए हमारे बारे में। कोई नहीं मानेगा। हम मानते हैं ना, तो फिर उनको भी मानना होगा।
कोमल, ये सब सच है? मुकुल भाई, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बोलना कोमल, डर मत, मैं हूं ना। वो मैं सोनू से ही शादी करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तेरा? खून का रिश्ता है तुम लोगों का। इस रिश्ते को ना समाज कबूल करेगा, ना रिश्तेदार और ना हम। चाची हमें समाज की परवाह नहीं है, बस आप लोग हमें अपना लो। सोनू, शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसा सोचते हुए भी। तू मुझे भाई बोलता है ना, सोनाक्षी को दीदी बोलता है। अरे कोमल के साथ क्या रिश्ता है समझ नहीं आता तुझे? और कोमल, तूने जरा भी नहीं सोचा ये सब करने से पहले? हमें कस्में दिलाई गई थी कि अब हम एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। कोमल भी घर वालों की बातों में आ गई थी। वो डर गई थी। उसे लगने लगा कि कहीं उसने कोई पाप तो नहीं कर दिया। एक दिन तो उसने भी मुझे कह दिया कि अब हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। उस दिन मैं टूट गया था। कोमल मेरी जिंदगी थी। मैंने सोचा उसे छोड़ने से अच्छा मैं ये दुनिया ही छोड़ दूंगा। सोनू, ये सब क्या है? तुमने क्यों किया ऐसे? तेरे बिना जी के क्या करूंगा? हाँ, इस बार नाकाम हो, कोई बात नहीं। दोबारा हाथ पे नहीं, गर्दन पे चाकू रहो। प्लीज ऐसी बातें मत करो, प्लीज। तो फिर चली आओ मेरे पास, फिर कभी ऐसी बातें नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरी शादी तय हो चुकी है। देखो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ ना, भूल थी हमारी। पाप किया है हमने। नहीं, मैं नहीं मानता हमने कोई पाप किया। हमने तो प्यार किया है। अच्छा ठीक है। अगर तुम्हारे घर वाले चाहते हैं तो कर लो समित से शादी, कर लो। बस एक वादा करो, हम मिलते रहेंगे हमेशा, जैसे पहले मिलते थे। छोटू, तुम पागल हो गए हो। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मैंने वैसे ही बहुत गलतियां कर ली है और नहीं करना चाहती मैं अब। और मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं मेरे घर वालों को कोई धोखा नहीं दूंगी और ना ही मेरे होने वाले पति को। तो फिर यहाँ क्यों आई? हाँ, जाओ जाके शादी कर लो उससे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी के दिन ही मैं खुदकुशी करूंगा। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तुम देखो, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, ऐसी बातें मत करो। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर वादा करो, हम इस रिश्ते को जिंदगी भर निभाएंगे। कोमल, ये प्यार, सच्चा प्यार, और ये हमेशा रहेगा। हम मिलते रहे, रोज रात मैं उसके घर जाया करता था। हमें कोई रोकने वाला नहीं था। कौन रोकता? तुम्हारे आने से पहले ही कोमल अपनी माँ को डायबिटीज की गोली की बजाय नींद की गोली खिलाकर सुला देती, है ना? उस रात भी तुम रोज की तरह घर में दाखिल हुए। कोमल की सगाई होने के बावजूद भी तुम्हारा उसके साथ रिश्ता बरकरार था। तुम्हारी और उसकी मुलाकातें फिर भी जारी थी। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। फिर तुमने कोमल को क्यों मारा? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। फिर तुमने कोमल को क्यों मारा? मेरे को तो पेट ही नहीं चलता। एक मिनट। हेलो। हाँ मैडम जी, कल कहाँ चलना है? कहाँ चलना है मतलब?
कल मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे चलो ना, क्यों इतना भाव खाती हो? अमित, अगर माँ को पता चल गया ना तो हम दोनों को डांट पड़ेगी। मैं तो परमिशन ले लेंगे, मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ। अपनी मंगेतर के साथ जा रहा हूँ। लेकिन कल नहीं, परसों मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि कल दीदी आ रही है। ठीक है मैडम जी, परसों ही चलते हैं। गुड नाइट। परसों घूमने जाने वाली है अमित के साथ? हाँ, वो काफ़ी जिद कर रहा था, तो कितना मना करती। तुझे ये अमित अच्छा लगने लगा है ना? अच्छा इंसान है तो अच्छा ही लगेगा ना। प्यार करने लगी है ना? सच सच बोलना। कुछ भी, एकदम बकवास बातें सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तुम 2 मिनट रुको, मैं आई। कोमल मेरे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसको डर था कि अगर वो मुझे छोड़ देगी तो मैं फिर से मरने निकल पड़ूंगा। लेकिन सच तो ये था कि वो मुझे अपने दिल से निकाल चुकी थी। वो उस अमित को चाहने लगी थी। मुझे डर बैठ गया था कि अगर अभी से ये हाल है, एक बार शादी हो गई तो कोमल भी मेरे बारे में सोचना छोड़ देगी। मैं जीऊं या मरूं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैंने तय कर लिया था, अगर कोमल मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। 1 हफ्ते से मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी। चाकू उसके घर में छुपा के रखा था मैंने। बस उस दिन मन बना लिया, अमित के साथ घूमने जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। सोनू, डरा दिया तुमने मुझे। डरने की कोई बात नहीं है कोमल। तुम्हारे हाथ में क्या है? कोमल, मैं तुम्हें अमित की नहीं होने दे सकता। सोनू प्लीज, देखो ये सब बातें वापस मत करो। क्यों? सच कहा नहीं जाता ना तुझसे, लेकिन मैं जानता हूं सच क्या है। तू मेरे साथ सिर्फ इसलिए है ताकि मैं खुदकुशी ना कर लूं। दया आती है ना तेरे को मेरे ऊपर? हाँ, सॉरी कोमल, लेकिन मैं तेरे को किसी और के साथ जाते हुए नहीं देख सकता। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता था। प्यार करने वाले जान देते हैं, लेते नहीं हैं। माँ को नींद की गोलियां खिलाती थी ताकि सोनू से मिल सके। कितना बड़ा धोखा दिया तूने कोमल। उसे कम से कम एक बार हमें बताना तो चाहिए था कि सोनू उसे सुसाइड की धमकी देके ब्लैकमेल करता है। शायद हम लोग कुछ कर पाते। योगेश को रिहा कर दिया गया है। उसका इस डबल मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। योगेश का कोमल को गलत नजर से देखना, कोमल का योगेश को जलील करना, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाना, सोनू इस सब का फायदा उठाना चाहता था ताकि अपने किए अपराध को वो योगेश के सर पर मढ़ सके। सोनू पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कोमल और उसकी मां की हत्या के लिए चार्जेस लगाए गए हैं। वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। सोनू और कोमल जानते थे कि उनका यह रिश्ता उनके परिवारों को मंजूर नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपने आप को रोका नहीं। कोमल आखिरकार अपने परिवार के लिए इस रिश्ते को खत्म करने को तैयार हो गई थी, लेकिन तब तक सोनू के लिए यह प्यार उसका ऑब्सेशन बन चुका था। कोमल सोनू की जिद और जुनून के आगे अपने आप को लाचार महसूस करने लगी थी, लेकिन कोमल जिस 2 धारी तलवार पर चल रही थी उसका अंत सिर्फ तबाही हो सकता था। और वही हुआ।
ना सिर्फ कोमल को बल्कि बेकसूर और अपनी बेटी की हरकतों से अनजान उसकी मां को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑब्सेशन और धोखे की तलवार पर टिके इस तरह के रिलेशंस इंसान को सिर्फ बर्बादी की ओर धकेलते हैं। और शायद ऐसे रिश्तों के भंवर में फंसे हुए लोग भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये रिश्ता खत्म होने ही वाला है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.